फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरा ये पेन है, अब अगर मैंने अपना पेन टॉस किया तो कैसे जाएगा? ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ लैंड करेगा। पाथ अगर इसका ट्रेस करें तो कुछ 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 ऐसा पाथ होगा। और इस पाथ के बारे में निकालना कि कितना टाइम लगेगा, रेंज वगैरह, ऐसे पाथ के लिए मुश्किल है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास अगर मान लो वो कहाँ होगा, समवेयर अराउंड है, उसकी मोशन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। अच्छा, अब आप जिस पॉइंट से मैंने पेन पकड़ा है बस वहां से उसकी मोशन चेक करो, ठीक है? जहां से मैंने पेन पकड़ा है बस वहां से, उस हिसाब से इसकी मोशन उस पॉइंट की बिल्कुल इस ब्लैक लाइन को ट्रेस करेगी। इस ब्लैक लाइन पे इसकी मोशन परफेक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये ब्लैक लाइन है इसका सेंटर ऑफ मास का पाथ। देखिए, अब तक हम देखते हैं ना कि कोई भी रिजिड बॉडी मूव कर रही है, उसको एज अ पार्टिकल या पॉइंट मास लेके आप सॉल्व कर लो, बाद में रिजिड बॉडी से रिप्लेस कर दो, राइट? तो तब आप क्या करते हो, आप एक्चुअली उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन देखते हो। ट्रांसलेशनल मोशन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ मास में यहाँ से जाके यहाँ उतनी स्पीड से उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, उतने ही टाइम। जब रोटेशनल मोशन की बात आती है, एज यू सॉ, जैसे रोटेशनल मोशन थी, केस अलग हो गया, राइट? ये रोटेशनल मोशन में बिना सेंटर ऑफ मास के कर्ली सा अजीब सा व्हाइट पाथ, सेंटर ऑफ मास के साथ ये रिलेटिवली सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का ब्लैक पाथ। ये थीटा पता करो, वी पता करो, जो चाहिए आ गया, राइट? सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द वेरी कॉमन डेफिनेशन कि किसी भी पार्ट मास का या सिस्टम ऑफ मासेस का जो नेट मास है, हम कह सकते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा लाई करता है। उस एक पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, राइट? वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द पॉइंट at which all the mass of a body is said to be concentrated। ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो सकता है, बीच पे हो सकता है, बाहर हो सकता है। जैसे कोई हॉलो जैसे रिंग होती है ना जो उंगली पे डलती है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होता है। या कोई टेबल है अगर, तो टेबल के नीचे उसका सेंटर ऑफ मास माना जाता है, राइट? तो सेंटर ऑफ मास की कॉमन डेफिनेशन जब अब हम कवर कर चुके हैं, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, वो क्लियर है। तो अब हम एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरी एक रॉड है, ठीक है? इस पे एक हल्की डिस्क लगाई है, एक भारी डिस्क लगाई है, ठीक है? इस पे अगर आप अलग अलग जगह, जैसे मान लो इसका मास m है, इसका मास 3m है मास, और इसका लेंथ l है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लो। अगर मैं फोर्स यहाँ लगाऊंगी तो ये कैसी मोशन होगी? यही चीज थोड़ी सी कैसे हिलेगी, ये यही हिल के कैसे आ जाएगी, थोड़ी सी ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाएगी, राइट? अगर ऊपर वाली डिस्क पे मोशन लेगी, अगर ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स लगाती हूँ, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगेगी, तो क्या होगा? ये बॉडी टिल्ट हो जाएगी और ये बॉडी ऐसे ही 3m रहेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिस्टेंस x कवर होगा, बट ये जो है यहाँ पे टिल्ट आ जाएगा। हाउएवर एक ऐसा पॉइंट आएगा इस भारी डिस्क के पास, कहाँ होगा ये पॉइंट? समवेयर अराउंड हियर, यहाँ मान लो पॉइंट, जहां पे जब फोर्स लगाओगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ट्रांसलेशन मोशन, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा। अगर एक ये पॉइंट है, इस पे फोर्स लगाओ, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ये भारी डिस्क के पास है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का तरीका सिंपल होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे निकालते हैं। ये जो है भारी डिस्क के पास होगा, क्योंकि इस तरफ ज्यादा मास है। इस पे जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? एक तरीके से अगर इस पे लगाए तो पूरी बॉडी पे इक्वल फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर इक्वल मास है m m, F फोर्स यहाँ लगाई, F फोर्स यहाँ लगाई, तो क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास C ये बॉडी हल्की हल्की हिल के ऐसे जाएगी, ये बॉडी हल्की हल्की हिल के ऐसे जाएगी, ऐसे होगा। सेंटर ऑफ मास आप देखो बिल्कुल नहीं हिलेगा। सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास
डज नॉट मूव। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, अगर मास सेम है, फोर्स सेम है, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से घूम रहे हैं। इट्स लाइक कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो मास सेंटर की हम ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं, एक तरीके से पूरे सिस्टम की ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं उस केस में। इनफैक्ट पूरे सिस्टम की मोशन का जो लीनियर मोमेंटम आता है, उतना ही लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की मोशन का आना चाहिए। तब क्योंकि कंजर्वेशन मोमेंटम ये है, सेंटर ऑफ मास पे जितना ही मास होगा जितना बॉडी का होगा। सेंटर ऑफ, अगर एक ही बॉडी सेंटर ऑफ मास अगर उतनी वेलोसिटी से चल रहा है जितनी बॉडी चलेगी, तो ये काम बनने वाला है, और वो होगा अगर मोमेंटम इक्वल। तो अच्छा, अब अगर हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास लोकेटेड कहाँ होता है, ठीक है। सो अब आप देखो, मान लो मेरे पास कुछ बॉडीज है, ठीक है, ये है बॉडी M1, ये है बॉडी M2, ये है बॉडी M3, ये है बॉडी M4, सो ऑन करते करते ये है बॉडी M। ये इसकी पोजीशन R1, R2, R3, R4 करते 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 R। अब सबकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 और करते करते vn, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा? देखो, हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आएगा, उतना ही मोमेंटम आना चाहिए मेरा, जितना सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आएगा। सेंटर ऑफ मास कितना मोमेंटम आएगा, उस पर उतना ही मास है, m1 प्लस m2 प्लस करते 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 mn, और मोमेंटम कितना, जो भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडीज का, ये जितना भी सिस्टम है मेरा, मास m1 m2 m3, सबका मिला के मोमेंटम कितना है। पहली बॉडी का m1 v1, दूसरी बॉडी का m2 v2, तीसरी बॉडी का m3 v3, करते 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 जो लास्ट बॉडी है उसका कितना, mn vn। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी, सिग्मा ऑफ mi vi, एक तरीके से लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 n, मतलब सम ऑफ एम आई वी आई की वैल्यू 1 से m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 ऐसे करते करते प्लस mn अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 mi, मतलब mi में 1 से n तक वैल्यू डाल रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये आई मेरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें मैं क्या यूज किया कि जो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का होगा उतना ही पूरी बॉडी का ओवरऑल मोशन का होना चाहिए। अब अगर दोनों साइड से आप इंटीग्रेट कर देते हो, तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन आर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ये कांस्टेंट है, अपॉन ये सेम रहेगा I इक्वल टू 1 n। अच्छा, अब mi सिग्मा vi dt, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं रहेगा। अब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन, मतलब सिग्मा mi I की वैल्यू 1 सेकेंड 1 से अपॉन 1 से n। तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, m मास 1 m1 की पोजीशन इनटू r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r जैसे कहते कहते mn vn rn तक। m1 क्या है, मास पहली बॉडी का, और r1 m1 की पोजीशन है, तो उनको मल्टीप्लाई करो, फिर m2 इंटू m2 की पोजीशन प्लस m3 इंटू m3 की पोजीशन, सब मिलाते मिलाते mn इंटू mn की पोजीशन अपॉन mi, जो टोटल मास है सिस्टम का, वो है मेरा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन के लिए ये जो ऊपर वेलोसिटी का लिखा था, इससे आप कर दो डिफरेंशिएट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन, ये मास वंस अगेन कांस्टेंट रहेगा, ऊपर भी मास कांस्टेंट रहेगा mi, और वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन I इक्वल टू 1, मतलब m1 a1 m2 a2 करते करते mn an तक। पहला मास m1 इंटू m1 की एक्सेलरेशन प्लस m2 इंटू m2 की एक्सेलरेशन, ऐसे करते करते प्लस mn इंटू mn की एक्सेलरेशन ये अपॉन जो टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस करते 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 mn तक। ये है मेरी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने देख लिया। तो अगर लिखोगे आर COM क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस करते करते mn rn तक n ऑब्जेक्ट्स है अपॉन टोटल मास। वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन के दोबारा डिफरेंशिएट। अच्छा, अगर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस चीज पे बेस्ड, तो द क्वेश्चन इज
कि अगर दो बॉडीज हैं m1 और m2 रखी है पोजीशन r1 और r2 पे, तो मुझे इनका सेंटर ऑफ मास ढूंढ के बताओ कहाँ होगा। तो देखो, पहली बॉडी m1 पोजीशन r1, दूसरी बॉडी m2 पोजीशन r2, टोटल मास m1 प्लस m2, तो इसकी ये पोजीशन है। कोई भी दो बॉडीज अगर m1 और m2 उनकी पोजीशन दी हुई हो तो उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ऐसे निकालते हैं। जनरल फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर m1 मैंने रख दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम पे x1, y1 पे, m2 रख दिया x2, y2 पे। देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 का x में पोजीशन कितना है x1, m2 का x में पोजीशन कितना है x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 का y में कितना है y1, m2 का y में कितना है y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ मास के। जनरल केसेस में पता होना चाहिए, या तो निकालने पता होना चाहिए और आपको रेडी होना चाहिए कि हाँ मैं लंबी कैलकुलेशन करने को रेडी हूँ, या फिर याद रख लो अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आता है, ओरिजिन मतलब 0,0, तो m1x1 इसी केस में ओरिजिन पे x0 इक्वल टू माइनस m2x2, मतलब पोजीशन का रेशियो कितना होगा x2 अपॉन x1 इक्वल टू m1 अपॉन m2 का नेगेटिव, y का भी वही होगा m1 अपॉन m2 माइनस m1 अपॉन m2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। ये कब है, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन या फिर दैट इज 0,0 पे आता है। अच्छा अगर एक बॉडी है m, रॉड है लेंथ l की, और दूसरी बॉडी है दोबारा मास m की और इसका सेंटर ऑफ मास का है। देखो अगर मैं इसे 0 ओरिजिन मान लूं 0,0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो यहाँ कहाँ रखा है मैंने इसे l अपॉन टोटल मास 2m l/2, तो इसका वो कहाँ आता है सेंटर ऑफ मास l/2 पे। अगर यही मास लेट से 4m होता तो m टाइम्स 0 प्लस 4m टाइम्स l अपॉन m प्लस 4m, ये तो 0 हो गया, ये m कट गया, तो 4/5l, 4/5l डिस्टेंस यहां से होगा ये। ठीक है, अगर आप 4m को l पे मान दो तो जो भी डिस्टेंस होगा वो m से होगा, कि आप m से 4m का डिस्टेंस ले लो। 4m को 0 लेके अगर l को आप m को l पे लेते तो फिर जो डिस्टेंस आता आपका वो आपका आता 4m से, वो आता l/5, वो 4m से आता। तो आई होप सेंटर ऑफ मास निकालना क्लियर है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द पॉइंट which can lie inside a body, on a body or outside a body in which all the mass of the body is said to be concentrated. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.